चालू. You are on. हेलो. हाय. हेलो फ्रेंड्स. हाय मीर भाई. Thank you very much for giving me this opportunity. And namaste. Thank you very much to all my viewers. दोस्तों, आज हम सब लोग लॉकडाउन में अपने घरों में बंद हैं और पूरे विश्व में एक छोटा सा वायरल ने हम सबको हिला के रख दिया है. जो आदमी चांद पर पहुंचता था वो आज अपने पड़ोस के घर में भी जाने से डर रहा है. वो ऐसे हालात वो कोरोना वायरस ने बना के रखा है. हमारा भारत देश भी इसमें अछूता नहीं है. हमारे यहाँ भी काफ़ी लोग मरे हैं. हमारे यहाँ भी काफ़ी लोग ट्रांसमिट हुए हैं. ऐसे वक्त में मिहिर भाई ने जो बहुत अच्छा सबको एक आपने अमेरिका में बैठे बैठे अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वालों लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया है और एक मंच पर लाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ. वो अकेले नहीं है, उनके पास उनकी ब्रह्मभट्ट युवा निर्माण सेना, भारतीय परवरिश योजना, ये सब अमेरिका में कार्यरत है. और आप ये फेसबुक के माध्यम से आपको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ. आप सब जानते हैं कि we are going to discuss a very important subject, and that is Constitution of India and its implementation. तो जहाँ तक implementation का सवाल है तो it is already implemented. The Constitution of India is already implemented on 26th January 1950. लेकिन some of the section of the society believes that it is not implemented in proper form. So today we are going to discuss whether it is true or not. तो हमको देखना है कि जो लोग बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन तो बना है लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो सही में इम्प्लीमेंटेशन हुआ है वो हुआ है कि नहीं हुआ है, ये हमें सबको देखना है. और इसी बारे में आज हम आप सबसे बात करेंगे. आप सब जानते हैं जैसे बाइबल है, गीता है, कुरान है, गुरु ग्रंथ साहिब है, जो ये पवित्र पुस्तक है, ऐसे ही हमारे लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये इतना ही पवित्र ग्रंथ है और हम सब इस ग्रंथ का बड़ा सम्मान करते हैं. और उनके बारे में आज थोड़ा कुछ जानने की हम कोशिश करेंगे. आपको आधे घंटे में समझाना और आप समझ जाए ये बड़ी मुश्किल सी बात है. तो it is not possible for me to explain each and every point of the constitution within limited time. आज जब हम बात कर रहे हैं इस पवित्र ग्रंथ की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी बड़ा स्वाभाविक है कि हम उन लोगों को भी याद करें जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से उसे तैयार किया है. और उन सभी लोगों को, खास करके डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी को मैं बड़े सम्मान पूर्वक याद करता हूं और उन सभी लोगों को मैं प्रणाम भी करता हूं. दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अनेक विशेषताओं से भरा हुआ है. मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि हमारे संविधान जो है वो दुनिया में सबसे बड़ा संविधान है. हमारे जैसा संविधान दुनिया में किसी के पास नहीं है. इट इज़ द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. दूसरी बात इसमें है कि इट इज़ नॉट टाइपेड और प्रिंटेड. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो टाइप भी नहीं हुआ है और प्रिंट भी नहीं की गई. उसे हाथों से लिखा गया है और हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में लिखकर
उनको उनसे हाथों से श्रीमान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा नाम के एक शख्स ने अपने हाथों से लिखा है, और शांति निकेतन के कुछ आर्टिस्टों ने हर पन्ने ऊपर अपनी डिज़ाइन बनाई है। इसमें मुख्य राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस, ये दोनों ने बहुत अच्छी तरह से उन पर प्रिंट की है, और ये हमारे पार्लियामेंट हाउस में इसको सुरक्षित रखा गया है। हमारे संविधान को 100 बार बदला चुका है, 100 बार इसको अमेंड किया गया है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड नहीं है, इट्स अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप उनको इसमें अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। ये बनाने में भी बहुत टाइम लगा है। एग्जैक्टली इसको बनाने के लिए 2 साल 11 महीने और 18 दिन, इतने बाद ये हमारे तैयार हुआ है। दुनिया में सभी देशों के संविधान से कुछ न कुछ बातें हमने अपने संविधान में रखी है। दोस्तों, हमारे संविधान के प्रियम्बल में भी ऐसा लिखा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब क्या है? तो हम भारत के लोग, यानी भारत के लोग हैं, उनके लिए यह संविधान बनाया गया है। तो भारत के लोग कौन हैं? सो दोज वर सिटीजन ऑफ इंडिया। तो दूसरा प्रश्न होता है कि हु इज द सिटीजन ऑफ इंडिया? तो भारत के नागरिक कौन है? तो हमारे संविधान में कौन सिटीजन है और कौन सिटीजन नहीं है, इसका भी प्रावधान आर्टिकल 5 में किया गया है। संविधान लागू करने से पहले, यानी कि 26 जनवरी 1950, इसके पहले जो लोग भारत में रहते थे वो सभी देश के नागरिक हैं, और जो लोग पाकिस्तान छोड़कर चले गए हैं ये लोग भी भारत के नागरिक नहीं माना जाता है। जो दूसरे नागरिक है, 1 मार्च 1947 के बाद जो लोग पाकिस्तान चले गए थे वो भारत के नागरिक नहीं माने गए हैं। जो दूसरों देश की नागरिकता स्वीकार करते हैं वो भी भारत का नागरिक नहीं माना गया है। विस्तार से सिटीजन एक्ट के बारे में अलग से कानून भारत की पार्लियामेंट ने बनाया है, और सिटीजन एक्ट उसके लिए काम करता है। हमारे संविधान में इसे रेगुलेट करने, सिटीजनशिप को रेगुलेट करने के लिए, सिटीजनशिप इसका एक्विजिशन और टर्मिनेट को रेगुलेट करने के लिए भी सेक्शन आर्टिकल 11 में प्रावधान किया गया है। तो जब सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट अभी पार्लियामेंट में कुछ दिनों पहले पास हुआ और अभी जो कानून का रूप इसने ले लिया है, वो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पास होने के बाद वो काफ़ी चर्चा में रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि ये कानून नहीं बनाना चाहिए था या नहीं बना सकते थे, कुछ लोग मानते हैं कि नहीं बराबर है। तो जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है तो आर्टिकल 11 जो है वो भारत की सरकार को कानून बनने का पूरा वो अधिकार देता है। इसका मतलब ये है कि भारत की पार्लियामेंट कानून बना सकती है। जो उनके विरोधी है वो बोलते हैं कि इस कानून में जो फंडामेंटल राइट है लोगों के वो वायोलेट होते हैं। तो वेदर दैट ट्रू और नॉट, क्योंकि अभी तो ऐसा है कि ये मैटर सब जुडिस हो गई है, अभी तो सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर विचाराधीन है, तो इसके बारे में इट इज़ नॉट प्रॉपर फॉर अस टू डिस्कस दिस इश्यू बिफोर दिस फोरम। लेकिन एक बात तय है कि हम ऐसा कानून बना सकते हैं अगर इसमें कोई फंडामेंटल राइट का वायोलेशन होता है कि नहीं, वो दैट विल बी डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो अभी ये सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करते हैं। इस संविधान से हमें क्या अधिकार प्राप्त हुए हैं हमको ये जानना है। तो पहले जो राजा महाराजा थे, वो राजा महाराजा जो है राज्य में राज करते थे, वो सबसे बड़े राजा थे, वो सबसे बड़ा आदमी था। लेकिन लोकतंत्र में और भारत के संविधान में जो राजा का स्थान है वहाँ पर देश का आम आदमी का स्थान है, मतलब हमारा स्थान है। देश के संविधान में अगर सेंटर पॉइंट कोई है
तो वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी है, कॉमन सिटीजन ऑफ द इंडिया है। तो वो कौन से अधिकार है जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है? तो मैं विस्तार से उनके बारे में तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन जो भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है उसकी मैं आपके सामने रखता हूँ। तो एक आर्टिकल 14 है। ये आर्टिकल 14 जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून की नज़र में देश में हम सब बराबर है और कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं है। जितना अधिकार हमारे देश में प्रधानमंत्री को है उतना ही अधिकार इस देश में आम आदमी को है। तो ये आर्टिकल 14 में लिखा गया है, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो सभी नागरिक देश में एक समान है और कोई बड़ा या छोटा नहीं है। इसके बाद आर्टिकल 15 है, ये प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। आप कोई भी जाति के हो, कोई भी धर्म के हो, कोई भी लिंग के हो, आप कहीं भी जन्मे हो, तो इस बात को लेकर आपसे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आपने अभी कुछ टाइम पहले एक बहुत अच्छी मूवी भी आई थी आर्टिकल 15 पर, आयुष्मान खुराना ने इसमें काम किया है और इसमें यही विषय को लेकर बात की गई है कि आज भी कहीं जगह पर, कहीं गाँव में वो डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो सच बात है। इसके बाद आर्टिकल 16 जो है वो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, इसमें अगर आप लेडीज है, जेंट्स है, ऐसा कोई भेदभाव इसमें नहीं रखा जाएगा। और नो सिटीजन सेल ऑन ग्राउंड्स ओनली रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस और एनी ऑफ द ineligible for any discriminated against in respect of any employment। So आप किसी भी प्रकार का भेदभाव नौकरियों में नहीं रख सकते। इसके बाद एक अधिकार दिया है एबोलिश ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि आप छूताछूत दूर करेंगे, इसको कानून में अपराध माना गया है और सभी नागरिकों को सम्मान देंगे, एक जैसा सम्मान देंगे। तो हमें अनटचेबिलिटी को, छूताछूत को दूर करना है और दूर रखना है। इसके बाद में आता है कि एबोलिश ऑफ टाइटल। जब देश में सभी लोग बराबर हैं, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, तो पहले जब अंग्रेज लोग थे तब हमें टाइटल दिया जाता है, किसी कुछ लोगों को लॉर्ड किया जाता था, किसी लोगों को सर किया जाता था। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन जब से इम्प्लीमेंट हुआ है तब से हमारे देश में कोई भी विशेष व्यक्ति नहीं है और इसको विशेष तरीके से नहीं बुलाया जा सकता। कोई लॉर्ड नहीं है, कोई सर नहीं है, सब बराबर है। तो ये प्रावधान इसलिए बनाया गया है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे टाइटल का इस्तेमाल नहीं कर सकता है और वो नहीं बन सकता है। इसके बाद में आर्टिकल 19 है जो सबसे वेरी इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो आज हम सब लोग हमारे देश के सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, मंत्रियों के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। तो ये जो हमने अधिकार मिला है वो आर्टिकल 19 से मिला है, इसे बोलने का हथियार। और हमें जो राइट टू प्रोटेस्ट मिला है, शांतिपूर्ण तरीके से हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार मिला है, वो भी इसी सेक्शन के तहत मिला है। हम एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं। ये अधिकार भी हमें इस सेक्शन से मिला है। पूरे देश में घूमने का हमें अधिकार है। हमको कोई नहीं रोक सकता कि आप गुजरात के हैं तो मध्य प्रदेश में क्यों घूम रहे हैं, ऐसा प्रश्न आपसे कोई पूछ नहीं सकता। और पूरे देश में कहीं भी आपको सेटल होने का अधिकार ये सेक्शन ने दिया है।
अभी कुछ वक्त पहले कश्मीर में हम नहीं रह सकते थे, वो आर्टिकल 370 था, तो इसकी वजह से हम वहाँ सेटल नहीं हो सकती थी, हम वहाँ नौकरियाँ नहीं ले सकते थे। लेकिन जब भारत सरकार ने ये कानून को रद्द कर दिया है, तो इसके बाद हम पूरे देश में कहीं भी रह सकते हैं, सेटल हो सकते हैं और हम व्यवसाय कर सकते हैं। आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, देश में कहीं भी जाकर आप कर सकते हैं। और जहाँ तक फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में बात है, तो ये जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ प्रेस ऐसा कोई शब्द का इस्तेमाल किया नहीं गया है। लेकिन जो कानून के जानकार हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जो लोग हैं, वो ऐसा मानते हैं कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस, इसका मतलब है फ्रीडम ऑफ स्पीच। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19 में दिया है, वो ही मीडिया के लिए आज़ादी है और इसका इस्तेमाल ये कर सकते हैं। तो ये जो अधिकार हमें मिला है वो बहुत मिला है, अच्छा है। और संविधान समिति में कुछ मेंबर्स ने जब ये बात आई तो उसको बोला कि ये राइट टू एक्सप्रेशन जो है वो एब्सोल्यूट नहीं दिया जा सकता, क्योंकि पूरे विश्व में कोई भी राष्ट्र में ये राइट टू एक्सप्रेशन जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। इसीलिए हमारे संविधान में भी कुछ कंडीशन इम्पोज की है, और अगर राष्ट्रीय सुरक्षा की कोई भी बात है तो ये अधिकार आपको नहीं मिल सकता है। इसके बाद में आर्टिकल 20 जो है वो भी बहुत, जो कानून से जुड़े हुए लोग हैं, जो हमारे वकील मित्र हैं, इनके लिए बहुत ही समझने की बात है। ये है प्रोटेक्शन ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। तो कोई भी व्यक्ति जहां तक कानून का भंग नहीं करता उसे दंड नहीं दिया जा सकता। और सबसे महत्व की बात यह है कि जो उसी वक्त कानून होता है वो कानून के तहत ही उनको सजा दी जाती है। हमारे वहाँ जो रिस्ट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो कानून में है, अगर आज कानून है और परसों कानून सुधर जाता है, इसको अमेंड कर दिया जाता है, तो जो परसों की बात है उसे आज कानून बना के आप उसको लागू नहीं कर सकते। तो क्रिमिनल लॉ जो है इसकी रिस्ट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होती है, क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये कानून से जुड़े हुए जो मेरे मित्र हैं उनको ये बात समझने की जरूर है। इसके बाद में दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें ये बताई गई है कि नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफिस मोर देन वंस। इसका मतलब बहुत साफ है कि आप एक व्यक्ति को एक ही गुनाह के तहत 2 बार सजा नहीं कर सकते। अगर एक बार उसको सजा हो चुकी है तो यही ऑफेंस में आप दूसरी सजा नहीं कर सकते। मैं थोड़ा आपको याद दिला दूं कि बहुत पहले एक पिक्चर आई थी अंधा कानून, तो यही आर्टिकल को ध्यान में रखते हुए ये पिक्चर बनाई गई थी। इसकी स्टोरी इसमें ऐसा होता है कि एक आदमी का मर्डर के ऑफेंस में जो इसका हीरो होता है वो जेल में चला जाता है, और बाद में वो जेल काट के, सजा काट के वापस आता है। तब उनको पता चलता है कि ये तो आदमी जिंदा है, तो जाके उसको मार डालता है। तो उनको फिर पुलिस पकड़ के ले जाती है, और ये कोर्ट में ऐसा ही प्रश्न खड़ा होता है कि इसे सजा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तब ये बात आती है कि ये आर्टिकल 20 उसको ना बोलता है, तो आप उनको सजा नहीं कर सकते हो। आर्टिकल 21 जो है ये प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में है। ये भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। इसलिए ये आर्टिकल इतना महत्वपूर्ण है कि हमें जो भी अधिकार मिलता है ये सब ये आर्टिकल 21 की वजह से मिलता है। ये हमारे कोई भी व्यक्ति, कोई भी सरकार, कोई भी कानून अगर हमारी लिबर्टी हट करता है तो उसको हम कोर्ट में चैलेंज दे सकते हैं। वो आर्टिकल 21 की वजह से ही दे सकते हैं। काफ़ी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट इनके बारे में आए हैं, लेकिन जो अभी
कुछ वक्त पहले जो समलैंगिकों को तो अपना अधिकार मिला है और सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जो जजमेंट दिया कि भाई गे जो है उनको भी वो अपनी शादी का, वो अपने साथ रहने का अधिकार है, वो आर्टिकल 21 को ध्यान में रखते हुए बनाया है। कुछ लोगों ने इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट भी कुछ सेक्शन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात मानी कि इसके भी प्रावधान जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट के खिलाफ है और इसीलिए वो सेक्शन जो भी थे उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। यानी कि ये आर्टिकल 21 की वजह से ये समलैंगिकों और सब लोगों को इनका अधिकार प्राप्त हुआ है। जो कानून से जुड़े हुए लोग हो तो स्पीडी ट्रायल जो होता है, बहुत देर तक हमारे यहाँ ट्रायल चालू नहीं होता है, तो कोर्ट में हम बेल पिटीशन भी फाइल करते हैं कि भाई अभी साहब उनका केस चलता नहीं है तो वो कितने टाइम तक जेल में रहेगा। तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके ये बात भी बता सकते हैं कि हमारा जो ट्रायल है वो स्पीडी ट्रायल नहीं है, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने माना है। आर्टिकल जो 22 है ये भी हमारे कानून से जुड़े हुए और आम आदमी के लिए भी इतना ही महत्वपूर्ण है। ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केस, तो नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म। दैट मीन्स आप किसी भी व्यक्ति को उनको पकड़ने की वजह बताए बिना आप उनको पकड़ नहीं सकते। ये बात अलग है कि कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अगर हमको पुलिस गिरफ्तार करती है तो हमें किस ऑफेंस में गिरफ्तार किया है वो जानने का हमको पूरा अधिकार है। हमको बिना वजह बजाय हमको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। और दूसरी बात है कि ही शैल नॉट बी डिनाइड द राइट टू कंसल्ट, तो जो कानून के जानकार है उनको कंसल्ट करने के लिए भी आप उनको नहीं रोक सकते। और तीसरी बात है ही शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर, तो आप 24 घंटे से पहले उनको मैजिस्ट्रेट के सामने आपको करना पड़ता है। उसके कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगाए हैं। और जो नाम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी जो DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल जो दिसंबर 18, 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट डिलीवर्ड किया है, इसमें ये सेक्शन को नज़र में रखते हुए पूरी गाइडलाइन बताई है कि जब अरेस्ट होते हैं तो अरेस्ट करने का क्या मायना है और आप अरेस्ट मेमा आपको उसको देना पड़ेगा, और सब जो जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं ये सब DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल के जजमेंट में पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दी गई है और ये अभी लॉ ऑफ द लैंड है। आर्टिकल 23 इसमें भी प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड फोर्सेड लेबर, सो आप किसी भी व्यक्ति को बंधवा मजदूर नहीं बना सकते और किसी के पास भीख नहीं मंगवा सकते। आर्टिकल 24 जो है वो प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्टर्स, तो 14 साल से कम बच्चे को आप नौकरी में नहीं रख सकते, ये भी कानून के खिलाफ है। आर्टिकल जो 25 बनाया है ये भी फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस, जो आप कोई भी धर्म को मानते हैं, हमारे भारत के संविधान में किसी भी धर्म को मानना नहीं मानना, सबको अपना धर्म मानने की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में छूट दी गई है। तो आप जो भी धर्म को मानते हैं, किसी भी धर्म को मानते हैं, आप कर सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि आप इसका प्रचार भी कर सकते हैं, ये भी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आर्टिकल जो 26 है इसमें फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस एफर्ट्स, तो आप उनका चैरिटेबल ट्रस्ट भी बना सकते हैं, उनकी एक्टिविटी भी कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है। आर्टिकल 27 जो है ये आपको फ्रीडम देता है और फ्रीडम टू पेमेंट टैक्स एंड प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन, तो उनसे टैक्स में भी छूट दी गई है।
जो हमारे संविधान में हमें ऐसा नहीं है कि फिर सिर्फ ये बना के छोड़ दिया है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी भी बताई गई है कि अगर ये जो हमारे फंडामेंटल राइट जिसके बारे में हमने आपसे डिस्कस किया, इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है तो हम क्या कर सकते हैं। तो आर्टिकल 13 बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 13 में जो लिखा है कि जो लॉ इनकंसिस्टेंट विथ और डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट, कोई भी कानून अगर हमारा ये फंडामेंटल राइट को वायोलेट करता है तो ऐसा कानून इट शैल बी कंसीडर्ड एज वॉइड, इसे माना नहीं जाएगा। फिर भी मानो कि कोई सरकार ने इसे कानून बना दिया, तो आर्टिकल 32 है, ये 32 के मुताबिक रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट कन्फर्म्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब जो है कि आप एक कानून बना के आप सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं, इसके लिए अपना आवाज़ उठा सकते हैं, और आपको एमपी बनने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको एमएलए बनने की भी ज़रूरत नहीं है। आप देश के आम नागरिक के तौर पर आपको ये अधिकार है कि अगर सरकार कोई भी कानून बनाती है जो ये फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, तो देश का कोई भी व्यक्ति इसको चैलेंज कर सकता है और ये कानून को वॉइड करार दे सकता है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को इसके पास बहुत ही बड़ा पावर्स है। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 ये हमारे राज्य सरकारों को हाई कोर्ट को इसका पावर दिया गया है कि आप कोई भी लॉ जो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, अगर वो भी कानून कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के खिलाफ है तो आप हाई कोर्ट को में उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनको बना के छोड़ दिया है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी भी हमको बताई गई है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को हमारा गार्डियन बताया गया है। हमारे मूलभूत जो अधिकार है, ये अधिकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की है, इसीलिए उसको हमारा गार्डियन माना गया है। आप सब जो लोगों ने आप सुनते होंगे कि कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में दायर कर देते हैं एप्लीकेशन, और सुप्रीम कोर्ट वो सरकार को बोलती है कि भाई आप ये करो। तो ये सेक्शन के मुताबिक ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एक बात है, लेकिन हमारा जो रोज बरोज का काम है, हमारी सरकारें जो बनी हुई है, ये सरकारें जो बनी है उसका काम भी जो है, ये सरकारों का काम भी कैसे चलता है, इसका भी प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बताया गया है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, स्टेट गवर्नमेंट क्या है, वो क्या कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है। तो हमारे संविधान के मुताबिक स्टेट गवर्नमेंट वाली तरीके से कानून बनाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपने तरीके से कानून बनाती है। अगर कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन खड़ा हो जाता है और कोई डिस्प्यूट होता है, जो केंद्र सरकार ने भी वो कानून बनाया है और राज्य सरकार ने भी वो कानून बनाया है, तो इस परिस्थिति में आपको केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया है वो लागू करना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट का कानून लागू नहीं हो सकता। तो सुप्रीमेसी है जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है, स्टेट गवर्नमेंट की नहीं है। इसके बाद जो हमारे वहाँ जो शासकीय व्यवस्था बनाई गई है, इसमें सर्वोच्च स्थान है वो राष्ट्रपति जी का है। राष्ट्रपति सबसे बड़े स्थान पर बैठे हैं, और कोई भी बिल जो पार्लियामेंट में पास होता है, वो बिल में जहाँ तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साइन नहीं करते तब तक ये कानून नहीं बनता। तो ये हस्ताक्षर करने का अधिकार और कानून बनाने का अधिकार हमारे राष्ट्रपति जी के पास है। हमारे राष्ट्रपति जी जो है वो हमारे डिफेंस की तीनों विंग है, ये तीनों विंग के ये सर्वे सर्वा है। ये आर्टिकल 54 में बताया गया है कि उसका ये चुनाव कैसे होता है, इसमें कौन वोट देते हैं। तो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है इसमें हम वोट नहीं दे सकते, लेकिन जिन लोगों को हमने चुना है वो लोग हमारी तरफ से उनको वोट देते हैं। उसके लिए इसकी प्राइस नक्की, इसकी कीमत नक्की की गई, इसका मूल्य नक्की किया गया है, उस मूल्य से वो वोट देते हैं।
राष्ट्रपति जी के लिए सिर्फ एमएलए एमपी ही वोट दे सकते हैं और कोई वोट नहीं दे सकता है। आर्टिकल 56 में बताया गया है कि आप 5 साल के लिए ही बनते हैं और आप रिजाइन कर सकते हैं और आपको निकाल भी दिया जा सकता है। इसके लिए इम्पीचमेंट मोशन पार्लियामेंट में लानी पड़ती है। आर्टिकल 57 में जो बताया बात है कि आप दोबारा भी चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकते। अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा बताया गया है कि आप सिर्फ 2 बार प्रेसिडेंट बन सकते हैं, 2 बार प्रेसिडेंट का चुनाव जीत सकते हैं, तीसरी बार आप खड़े नहीं रह सकते। हमारे यहाँ ऐसी कोई प्रावधान नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ ऐसे ही कोई मना नहीं किया गया है। आर्टिकल 61 जो है वो इसमें इम्पीचमेंट, जो मैंने अभी आपसे कुछ देर पहले बताया, ये इम्पीचमेंट करके भी आप राष्ट्रपति को अपने पोजीशन से हटा सकते हैं। तो जो 1/4 मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के, वो अगर हमारे वहाँ 542 जो है उसमें से 136 अगर साइन करके देते हैं तो ये मोशन को अलाउ करना पड़ेगा स्पीकर साहब को, और 14 दिनों की उसमें नोटिस देनी पड़ती है। अगर 2/3 मेंबर यानी कि 362 मेंबर अगर इसको सपोर्ट करते हैं तो ये रिजोल्यूशन पास हो जाता है, और ये डिस्कस करने में राष्ट्रपति जी को भी पार्लियामेंट में उनको अगर डिफेंड करना है, कोई एक्सप्लेनेशन करना है तो वो कर सकते हैं। और ये अगर रिजोल्यूशन पास हो जाता है तो फिर वो चालू नहीं माने जाते हैं और वो अपने पद से उनको दूर किया जाता है। जो उपराष्ट्रपति है उसका चुनाव भी वो एक्स ऑफिशियो, अपनी मुद्दा की रूह से एक्स ऑफिशियो ही इज अ चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो उपराष्ट्रपति का भी चुनाव जैसे राष्ट्रपति जी का होता है वैसा ही होता है, लेकिन उनको जो वोट है वो लोकसभा और राज्यसभा के ही एमपी देते हैं, इसमें एमएलए वोट नहीं दे सकते हैं। और ये भी 5 साल काम करेंगे, और अगर उनको दूर करना है तो राज्यसभा और लोकसभा में उसको रिजोल्यूशन पास करके आप उनको दूर कर सकते हैं। अगर कोई डिस्प्यूट होता है उस चुनाव का राष्ट्रपति जी और उपराष्ट्रपति का, तो ये जुरिस्डिक्शन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। आप सुप्रीम कोर्ट में ही जा सकते हैं, हाई कोर्ट में आप दायर नहीं कर सकते। और राष्ट्रपति जी को आर्टिकल 72 के मुताबिक उनके पास किसी भी व्यक्ति को सजा हुई है तो ये सजा माफ़ करने की, सस्पेंड करने की और उसको कम करने का पूरा अधिकार है। लेकिन ये जो अधिकार है इसका इस्तेमाल वो अपने आप नहीं कर सकते। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है, ये ठहराव, ये रिजोल्यूशन करके अगर राष्ट्रपति जी को बताते हैं तो राष्ट्रपति जी किसी भी व्यक्ति की करी हुई सज़ा उसे माफ़ कर सकते हैं। तो हम सब लोग जानते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि भी अभी उसको फांसी नहीं हुई, राष्ट्रपति ने अभी इसकी अर्जी का मर्सी पिटीशन जो बोलते हैं अभी नहीं इसके ऊपर कोई डिसीजन लिया, तो ये आर्टिकल 72 के मुताबिक उनके पास जो पावर्स है इसका ये इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद में जो आता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उसकी मदद से राष्ट्रपति जी अपना पूरा काम करते हैं, जो साइन करते हैं, वो रिजोल्यूशन आता है और सब काम जो होता है वो राष्ट्रपति जी के नाम से होता है। लेकिन ये सब रिजोल्यूशन जो होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में होता है। हमारा जो प्रेसिडेंट साहब जो है वो 75 आर्टिकल के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर को नॉमिनेट करते हैं, और नॉमिनेट करने के बाद ये प्राइम मिनिस्टर जो है वो उनको मिनिस्टर्स का लिस्ट देते हैं और उनको ओथ लिया जाता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है हमारी, वो पार्लियामेंट को जवाब दे आर रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट। मैं आपको आगे बताऊंगा कि पार्लियामेंट भी किसे कहता है।
जो मेंबर नहीं है वो भी मंत्री बन सकते हैं। ये 75 का सब क्लोज जो है इसमें बताया गया है कि जो मंत्री नहीं है, वो चुना हुआ व्यक्ति नहीं है, वो भी मंत्री बन सकता है, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि इसको 6 महीने के अंदर चुनाव जीतकर आना है, तो बन सकता है। 76 में हमारे देश में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में भी लिखा गया है। ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो भारत सरकार के लीगल एडवाइज़र हैं, और सब काम जो होता है कानून का वो अटॉर्नी जनरल के थ्रू होता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केंद्र सरकार के खिलाफ कोई भी मैटर हो तो वो उनको डिफेंड करते हैं। देश में किसी भी अदालत में वो उपस्थित रह सकते हैं और केंद्र सरकार का बचाव करते हैं। अब जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ये आर्टिकल 79 में आती है, यूनियन लेजिस्लेचर। तो पार्लियामेंट किसे कहते हैं? हम जो बोलते हैं कि भाई पार्लियामेंट में बिल पास हो गया, पार्लियामेंट में ये हुआ, तो पार्लियामेंट एक संस्था नहीं है। पार्लियामेंट 3 लोगों की बनी हुई है। इसमें एक है राष्ट्रपति जी, दूसरा है काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा। हमारे यहाँ राज्यसभा ऐसा नहीं लिखा गया है, हमारे यहाँ काउंसिल ऑफ स्टेट बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, और लोकसभा भी नहीं लिखा है। लोकसभा के बारे में हमारे यहाँ काउंसिल ऑफ पीपल, इसको लोकसभा माना गया है। ये तीनों का जो समूह है इसे पार्लियामेंट कहते हैं। सिर्फ राज्यसभा को भी पार्लियामेंट नहीं कहते, लोकसभा को भी पार्लियामेंट नहीं कहते, लेकिन राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति जी, इन 3 को मिलाकर हमारे पार्लियामेंट बनती है। ये काउंसिल ऑफ स्टेट जो होती है ये राज्यसभा है। ये संख्या में 250 मेंबर्स होते हैं और इसमें 12 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है और 238 का इलेक्शन होता है। वो राज्य की विधानसभाएं करती है। लेकिन ये जो 12 लोग हैं वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। जो लिटरेचर, आर्ट, साइंस के जाने माने लोग हैं, उसके एक्सपर्ट जो लोग होते हैं, उनको राष्ट्रपति करते हैं। उनका राज्यसभा ये कम संख्या वाला होने के बावजूद उसको अपर हाउस बोला जाता है। और लोकसभा जो है हाउस ऑफ पीपल, इसमें 542 मेंबर्स है। इसके बावजूद भी उसको लोअर हाउस बोला जाता है। ये इसीलिए बोला जाता है कि हमारा जो लोकसभा है वो हर 5 साल के बाद उसको डिसॉल्व करना पड़ता है, जबकि ये हाउस ऑफ स्टेट है, राज्यसभा है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर्ड होते हैं। इसका डिसोल्यूशन नहीं होता है, वो चालू ही रहती है। और इसीलिए ये इसमें बड़ा अंतर बताया गया है। इसका मेंबर कौन है, कौन बन सकता है? तो जो भारत का नागरिक है वो इसका मेंबर बन सकता है। इसके ऑफिसर्स बताए गए हैं आर्टिकल 89 में। जो पार्लियामेंट के 4 ऑफिसर बताए गए हैं, इसमें चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, और लोकसभा में स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो उपराष्ट्रपति है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन राज्यसभा के होते हैं और इसमें डेप्यूटी चेयरमैन का चुनाव होता है। ऐसे लोकसभा में और डेप्यूटी स्पीकर दोनों का चुनाव होता है। उनको भी जैसे ही लोकसभा का गठन होता है सबसे पहले काम ये करना पड़ता है और स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर का चुनाव करना पड़ता है। ये लोग ही उन सभी मेंबर्स को ओथ दिलवाते हैं। वो अपना पद छोड़ सकते हैं, रिजाइन कर सकते हैं, और उनको अगर दूर करना है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके उनको दूर कर दिया जा सकता है। और जैसे मैंने बताया कि 1/3 मेंबर्स जो होते हैं वो एप्लीकेशन देते हैं और 2/3 मेजोरिटी से उसको निकाल दिया जाता है। अब जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस, तो हमें हमारे यहाँ जो कानून बनते हैं इनके बारे में इसमें बताया गया है कि हमारे यहाँ कानून कैसे बनते हैं। तो सेक्शन 99 है, इसमें बताया गया कि सभी सांसद को कंपलसरी ओथ लेना पड़ेगा। अगर वो पार्लियामेंट का काम शुरू करने से पहले, लोकसभा या राज्यसभा में अपना काम करने से पहले
उनको ओथ लेना पड़ेगा। अगर ये ओथ नहीं लेते तो वो काम नहीं कर सकते। इतना ही नहीं बल्कि उनको भी पेनल्टी 500 रुपीज़ पेनल्टी इसमें बताई गई है, तो पेनल्टी भी उनको होती है। इसमें कोई भी पार्लियामेंट या राज्यसभा या लोकसभा में जब जो चालू होती है तो उसमें 1/10 मेंबर जो है वो अगर नहीं हाजिर है तो एक नॉन कोरम बन जाएगा और काम नहीं कर सकते। ऐसे ही लोकसभा की सीट भी वैकेंट मानी जाती है। जो लोकसभा की जो सीट है, कोई भी व्यक्ति दोनों हाउस का मेंबर नहीं बन सकता है। ये स्टेट असेंबली और पार्लियामेंट भी मेंबर्स नहीं बन सकता, वो रिज़ाइन कर सकता है। अगर कोई पार्लियामेंट मेंबर 60 डेज 60 दिन तक अपना काम नहीं करता है विदाउट परमिशन ऑफ द स्पीकर, तो वो अपने आप ये सीट वैकेंट मानी जाती है। इसका डिस्क्वालिफिकेशन भी बताया गया है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है तो इंसॉल्वेंट होता है जो आदमी, और अगर ल्यूनेटिक है, इंडियन सिटीजन नहीं है, तो भी वो डिस्क्वालिफाइड माना गया है। अगर कोई डिस्क्वालिफाइड है कि नहीं, उनका पूरा अधिकार आर्टिकल 103 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया गया है, एंड दैट इज ही द फाइनल अथॉरिटी, एंड आप उनको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। अगर मेंबर्स के प्रिविलेज भी होते हैं, प्रोरोगेशन है, जो मेंबर्स पार्लियामेंट में काम करते हैं, इनके खिलाफ आप कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। इनके खिलाफ आप कोई डेफिमेशन केस नहीं लगा सकते हैं। आप इनके खिलाफ अगर पार्लियामेंट में उन्होंने कोई बात रखी है तो आप इनको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ये उन लोगों का विशेषाधिकार, इसका प्रोरोगेटिव है, वो आप किसी भी कोर्ट में उनको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। और कानून कैसे बनता है, तो कानून बनाने के लिए आर्टिकल 107 में लिखा गया है। इसमें एक बिल आता है, ये बिल पार्लियामेंट में रखा जाता है, इसके ऊपर डिस्कशन होते हैं, बाद में इसमें अमेंडमेंट आते हैं, और सब चर्चा करने के बाद वो कानून बनने के बाद राष्ट्रपति जी के पास पहुंचता है, और राष्ट्रपति जी जब उनको कंसेंट देते हैं तभी ये कानून बनता है। इसमें मनी बिल का प्रोविज़न किया है। तो मनी बिल किसे कहते हैं, तो जिसमें सरकार को टैक्स लेने का राइट है, उसको मनी बिल बताया गया है। सरकार किसी भी की गारंटी देती है तो भी इसमें बताया गया है। कॉन्सिलेटेड फंड में से अगर पैसा लेना है सरकार को तो भी इसको मनी बिल बताया गया। कंटीजेंसी फंड जो है, इसमें से पैसा लेना है तो वे भी मनी बिल बताया। और मनी बिल का मतलब ये है कि मनी बिल को आप राज्यसभा में नहीं रखना है, सिर्फ लोकसभा ही इसको पास करती है। तो लोकसभा में ये मनी बिल का प्रावधान बनाया गया है। 112 आर्टिकल जो है, इसमें देश का बजट बनाने की प्रोविज़न है। और बताया गया है कि भाषा कौन सी इस्तेमाल होगी। तो हमारे पार्लियामेंट में अंग्रेजी और हिंदी, ये दोनों भाषा को बताया गया है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द पार्लियामेंट। लेकिन अगर आप अपनी लैंग्वेज में, अपने स्टेट लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं तो आपको स्पीकर साहब को बताना पड़ेगा, तो आपको अलाउ कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। आप पार्लियामेंट में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते हैं, आपको ये अधिकार नहीं है। तो आर्टिकल 121 जो बताती है, ये बताती है कि आप कोई भी जज के बारे में डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। और 122 है, इसमें ये बात बताई गई है कि पार्लियामेंट की कोई भी प्रोसीजर जो है, इसको आप कोई भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। अगर पार्लियामेंट भी और राज्यसभा ये दोनों बंद है और कोई ऐसी परिस्थिति निर्माण होती है जिसमें आपको कोई कानून बनाने की तत्काल आवश्यकता होती है, तो इसका भी प्रावधान आर्टिकल 123 में बताया गया है। और जो स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये ऑर्डिनेंस ला सकती है, और ऑर्डिनेंस लाने के बाद ये उसको लॉ माना गया है। लेकिन इसमें कंडीशन ये रखी गई है कि जैसे ही पार्लियामेंट शुरू होती है, सबसे पहले ये ऑर्डिनेंस को पास कराना पड़ता है, और 6 महीने से ज़्यादा ये ऑर्डिनेंस की इफ़ेक्ट नहीं होती है।
अगर 6 महीने के बाद 6 महीना ख़त्म हो जाता है तो ये ऑर्डिनेंस फिर अमल में नहीं रहता है। हमारे संविधान में जो वैसे मैंने आपको बताया, तो हमें जितने अधिकार दिए गए हैं उसके ऊपर नियंत्रण भी लगाए हैं। आप सभी लोगों ने जानते हैं, हमें 1975 में जो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी और जिसको कटोकटी बोलते थे इमरजेंसी, तो ये आर्टिकल 352 में इसका प्रावधान किया गया है, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। अगर प्रेसिडेंट साहब को ऐसा लगता है, इसका मतलब ये कि स्टेट जो काउंसिल है, मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल, रिजोल्यूशन पास करके बताता है कि देश के अंदर कोई सुरक्षा खतरे में है और देश की सुरक्षा खतरे में है, तो ऐसी परिस्थिति में हमारे राष्ट्रपति जी जो है वो 352 के मुताबिक प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी का नोटिफिकेशन इश्यू कर सकते हैं। और ये नोटिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट है, हम कोर्ट में नहीं जा सकते, हम इसको चैलेंज नहीं कर सकते, और हमारा जो अधिकार है वो सरकार ले लेती है। ये प्रोविज़न जो है ये आर्टिकल 352 में बताई गई है। 358 में लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो हमारे हैं वो इमरजेंसी में सस्पेंड हो जाएंगे, मतलब हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब जो बात हमसे डिस्कस आप सब करनी है कि जैसे मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और इनका इम्प्लीमेंटेशन, तो जैसे मैंने आपको बताया कि इम्प्लीमेंटेशन तो 26 जनवरी 1950 में हो गया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी मानते हैं कि सच में क्या इम्प्लीमेंट हुआ है। तो जिन लोगों के मन में ये प्रश्न है, ये मैं नहीं बताता कि इम्प्लीमेंट प्रॉपरली हुआ है कि नहीं, ये तो आपको डिसाइड करना है। लेकिन जो कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें चिंता करवाती है, हमें दुख भी करवाती है, और हमें बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, ये पॉलिटिकल पार्टी जब कॉमन मैन की बात आती है तो सब बच के निकल जाने में लगे रहते हैं। आज इतने सालों के बाद ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बड़ा आदमी बनाया है, राजा बनाया है, वो कॉमन सिटीजन है, लेकिन क्या हमें अच्छा खाना, अच्छी शिक्षा, अच्छा जीवन और अच्छी व्यवस्था देने का उत्तरदायित्व जिन सरकारों का है वो क्या दे पाती है? देश में गरीब बेबस आदमी का एक्सप्लॉइटेशन क्या आज नहीं होता है? क्या हम इनको रोक पाए हैं? देश के बहुत बड़े हिस्से में आज भी छूत अछूत का वर्चस्व है। गांव में पिछड़ी जाति के लोग को आज भी जहां अगड़ी जाति के लोग पानी भरते हैं, उस कुएं से पानी भरने का अधिकार नहीं है। क्या हम इसे रोक पाए हैं? क्या हम इसे रोक सकते हैं? क्या ये वास्तविकता नहीं है? क्या इससे हम मोड़ सकते हैं? आज का दलित पिछड़ी जाति के आदमी को सरेआम बाजार में खड़ा करके इसे मारा जाता है, ये बात सच नहीं है। इसके लिए कानून होने के बावजूद भी कानून का सही मायनों में लागू हम कर पाए हैं, ये हमको सोचना है। महिला और छोटे बच्चे जो है उनका एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता है। क्या आपने नहीं देखा है कि हमारे शहरों की सड़कों पर बच्चे भीख मांगते हैं? जो ब्यूरोक्रेसी है जो आज शासन व्यवस्था पर हामी हुई है, जो पहले राजा महाराजा थे, क्या ये आज कलेक्टर, डीएसपी, डीडीओ, मामलतदार, चपरासी, ये सब हमारे राजा नहीं बन गए हैं? क्या हमारी हालत क्या हो गई है? अंग्रेज के ज़माने में जो पुलिस थी वो हमें हाथ कड़ी पहना कर जलील करती थी। क्या आज भी हमको हाथ कड़ी, हमको हैंड कफिंग नहीं करती पुलिस? क्या पुलिस हमें जलील नहीं करती? आज भी बिना वजह हमें पकड़ कर क्या पुलिस नहीं ले जाती?
इलीगल कस्टडी में नहीं रखती और टॉर्चर कस्टडी में नहीं होता? क्या कस्टडी में टॉर्चर करके डेथ नहीं होता? कस्टोडियल डेथ नहीं होते? क्या सभी एनकाउंटर जो होते हैं वो सच होते हैं? क्या ये सच नहीं है कि आज भी गरीब आदमी जस्टिस लेने के लिए, न्याय लाने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी खर्च कर देता है और फिर भी वो न्याय नहीं ले पाता है? ये हकीकत नहीं है। ऐसी कई बातें हैं जो हमें दुख करती है, हमें अफसोस करवाती है कि इतना सारा फंडामेंटल राइट हमारा होने के बावजूद हमको जो अधिकार मिलना चाहिए वो अधिकार हमें नहीं मिलता है। तो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, लेकिन जो कुछ प्रश्न हमको समझने पड़ेंगे। हमारे देश में ये जो हाउस ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा का गठन इसीलिए बनाया गया था कि हमारे देश में जो कुछ बहुत इंटेलेक्चुअल पीपल है जो चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं, वो चुनाव के दलदल में नहीं पड़ते हैं, तो ऐसे अच्छे लोगों को नॉमिनेट करने के लिए ये व्यवस्था की गई। लेकिन आप सब जानते हैं सभी पॉलिटिकल पार्टी में, कुछ पॉलिटिकल पार्टी में तो ऐसे व्यक्तियों को राज्यसभा में भेजा जाता है वो अपनी साइन भी नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले का इंटेंशन था कि ये हाउस ऑफ जो स्टेट है इसमें इंटेलेक्चुअल पीपल जाए, तो ये तो हो नहीं पाया। तो ऐसी कई बातें हैं जो आज भी हम उसका उत्तर नहीं दे सकते। मैं एक छोटी सी कहानी बताकर मेरी बात को ख़त्म कर दूंगा। एक गांव में एक आदमी को पकड़कर एक कांस्टेबल उसको जेल में, उसको पुलिस स्टेशन ले जाता है और ले जाने के बाद उसको एक कोने में खड़ा कर दिया जाता है। इसको बोला जाता है कि नीचे बैठ जा, तो वो नीचे बैठ जाता है। इसके बाद जो सब इंस्पेक्टर है पुलिस स्टेशन थाने का वो आता है, तो वो खड़ा होकर उसको सलाम करता है। तो वो जो आदमी बैठा है इसको लगता है कि ये जो साहब है वो बड़े साहब है। लेकिन एक तीसरा साहब आता है जो इंस्पेक्टर है, वो दोनों खड़े हो जाते हैं, तो उसको लगता है कि ये साहब जो है ये तीनों का साहब है। फिर वहाँ डीएसपी साहब आ जाते हैं। तो डीएसपी साहब आने के बाद तो सब पुलिस वाले उनको सैल्यूट कर देते हैं, उसके सामने खड़े होकर हाथ जोड़ देते हैं। और इसी समय पर एक मंत्री जो आता है, ये मंत्री पुलिस स्टेशन में जैसा आता है वो डीएसपी, कांस्टेबल, वो सब इंस्पेक्टर, वो इंस्पेक्टर सब अपना हाथ खड़े करके, हाथ जोड़कर इसके सामने खड़े हो जाते हैं। वो दूर कोने में जो आदमी बैठा है वो देखता है कि ये जिस आदमी के सामने ये लोग सभी हाथ जोड़कर खड़े हैं, वो आदमी तो हर 5 साल के बाद मेरे सामने खड़े होकर हाथ जोड़ता है। तो मैं हूँ बड़ा कि ये आदमी बड़ा है, ये पुलिस बड़ी है या मंत्री बड़ा है या मैं बड़ा हूँ? हमारा जो दायित्व है ये कोने में बैठा हुआ आदमी को खड़ा करने का है। हम देखते हैं कि कैसे होता है, ये कब तक होता है, कब होगा। ये कोने में जो बैठा है उसको हमें खड़ा करना है। हमें साथ मिलकर इस संविधान के प्रावधान को समझना है। हमने साथ मिलकर ये समझने की कोशिश की है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना अच्छा है, कितना पवित्र है और हमें कितना अधिकार दिया है। तो आज बस इतना ही। मैं सब आप लोगों का, जिन लोग आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन सब लोगों का मैं आभार प्रकट करता हूँ। और ख़ास करके मिहिर भाई, आपका तो मैं जितना भी आभार मानूं इतना कम है। तो आज मुझे ये बात मेरी कहने का मौका मिला। आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बाय।